कैसे हैं आप लोग। अब तक आपने पिशाच सुंदरी के भाग 10 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 11वां सुनेंगे। तो चलिए शुरू करें। वह रात बीत गई। सुबह मेरी दोनों पत्नियों ने बताया कि रात भर कुत्ते बुरी तरह रोते रहे। रात में ही धीरज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, परंतु उसकी बेहोशी टूटी नहीं। प्रातः अपने कई मित्रों सहित हार्वर्ड आ गया। मुझे केवल 100 बुखार था। मुझे एक पेंसिलिन और दिया गया और वह सब डॉक्टर आपस में बातें करके धीरज को हॉस्पिटल ले गए। मैं साहस करके किसी तरह उठा, पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां मैंने बासंती भाभी की लाश सहित रंग सिंह को पाया। तुरंत ही मैंने लाश का पोस्टमार्टम करवाया। ऊपर से गिरने के कारण भाभी की रीढ़ की हड्डी के अतिरिक्त 6 हड्डियां और टूटी थी। मृत्यु का अर्थात तुरंत मृत्यु का कारण यही था। मैं जानता था कि आपके पिताजी ही धीरज के निकटतम रिश्तेदार हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं लाश को पुलिस सहित आपके यहाँ लाया और शव यात्रा में सम्मिलित रहा। इस प्रकार बासंती भाभी का अस्तित्व मिट गया। जब मैं लौटा तो रंग सिंह मेरे साथ था। रंग सिंह का शोक वाकई कोई नहीं समझ सकता था। उसने जिस परिवार की सेवा में अपनी जिंदगी घुला दी, वह परिवार अब नष्ट होना ही चाहता था। मैं रंग सिंह को घर ले आया। मेरी तबीयत अब सुधर रही थी। दोपहर को मैंने हल्का सा पथ्य भी लिया था। इसके बाद कुछ देर की नींद ली। उठा तो तीसरा पहर समाप्त हो चुका था। मुझे बताया गया कि जब मैं सो रहा था तो स्वयं महाराज का फोन आया था और महाराज ने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा था। साथ ही जगाने को उन्होंने मना कर दिया था। मैंने महाराज को फोन करके बताया कि अब मुझे बुखार नहीं है और मैं सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ, परंतु महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज पूर्ण रूपेण विश्राम करो, कल अगर तबीयत ठीक समझो तो आना। मैंने डॉक्टर हार्वर्ड को फोन करके धीरज के विषय में पूछा। बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला डॉक्टर हार्वर्ड से। उन्होंने कहा, धीरज को तो न होश आया है और न आने की आशा है। महाराज को धीरज के स्वास्थ्य के विषय में पूरी दिलचस्पी है। उन्हीं के आदेश से उनका निजी प्लेन नई दिल्ली भेजा गया है। वहां से डॉक्टर रविंद्र घोष, डॉक्टर टी वाल्ट और डॉक्टर दुबे को बुलाया गया। शायद वे कोई राय कायम कर सके। मैं चाय पीने बैठा, तभी मैंने रंग सिंह को अपने पास बुला लिया। मेरे साथ चाय पीने में उसे बड़ा संकोच किया, लेकिन मैंने उसे जबरन अपने साथ बिठाया। चाय के बाद मैंने उससे पूछा, रंग सिंह, भाभी बेचारी तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन यह सब हुआ कैसे? तुम दोनों और विशेषकर भाभी तो महल के मंदिर में रहती थी, तो क्या पिशाचनी वहीं जा पहुंची थी? नहीं सरकार, पिशाचनी मंदिर के पास तो कभी नहीं आई। मेरी उत्सुकता बढ़ी। पूछा, तब ये दुर्घटना कैसे घटी? शोक बेहल रंग सिंह गंभीर हो गया। सरकार, शायद बहू रानी की मौत ही आ गई थी, वरना कितना समझाया मैंने, कितना मालिक ने समझाया। वैसी जिद तो उन्होंने कभी की ही नहीं। कौन जाने स्वयं न बोलकर उनके मुंह से मृत्यु बोल रही थी। रंग सिंह ने सिर झुकाकर अपनी धोती से भीगी आंखें पोंछी और इस दुखांत घटना का विवरण इस प्रकार सुनाया। दोपहर तक तो बहू रानी का समय ठीक बीता, परंतु ज्यों-ज्यों दोपहर ढलने लगी, वह प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगी। वह शायद 2 या 2:30 बज रहे होंगे जब वह उठी। एक बार उन्होंने फिर स्नान किया, बाल संवारे, स्वच्छ कपड़े पहने। बोली, रंग सिंह, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे उनके पास जाना है। मैं बोला, क्या कोई काम है? हाँ, तो मैं उन्हें बुला लाता हूँ। मैं बोला, नहीं, वह क्यों आने लगे? गरज मेरी है, मुझे ही उनके पास जाना होगा। रंग सिंह उदास सी वह बोली, गोपाली बाबू नहीं आएंगे। क्यों आई वह? क्यों अपने आप को खतरे में डाले? दोस्ती का मतलब यह तो नहीं कि जान दे दे। वह नहीं आएंगे। अब मुझे ही निपटारा करना होगा। बोलो, चलोगे मेरे साथ या अकेली जाओ? उन्होंने मुझे मजबूर सा कर दिया। मैं बहू रानी के साथ ही हॉल के पास वाले उस कमरे में पहुंचा जहां तिजोरी है और जहां दिन में मालिक या तो सोते रहते हैं या लिखते रहते हैं। मालिक जाग रहे थे। उनके कपड़े गंदे थे और कपड़ों पर खून के दाग थे। मक्खियां भिनभिना रही थी। तुम?
मालिक बहुरानी को कमरे में देखकर चौंके। हाँ मैं, कंपित स्वर में बहुरानी ने कहा। मैं फैसला करने आई हूँ। कैसा फैसला? आप तुरंत शहर चलेंगे या नहीं? नहीं, कुछ दिन और ठहरना होगा। ठीक है, रहिए। तब मैं मंदिर में नहीं रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। दिन या रात एक पल के लिए आपसे जुदा नहीं रहूंगी। बहुरानी मालिक की ओर बढ़ी। मालिक चौंक कर पीछे हट गए। बोले, मुझे मत छूना बासंती, तुम्हें मेरी सौगंध। परंतु बहुरानी नहीं मानी। उन्होंने आगे बढ़कर मालिक का हाथ थामते हुए कहा, पिशाचनी से फैसला करने आई हूँ, या तुम रहूंगी या वह रहेगी। बासंती, पागल मत बनो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने बहुत बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया है, उसे पूरा करने में मेरी सहायता करो। संसार को बहुत बड़ा लाभ होगा यह जानकर कि वह क्या है, तुम रंग की सिंह के साथ चमनगढ़ लौट जाओ। परंतु नहीं, बहुरानी नहीं मानी। बोली, तुम ठग ना सको। ब्याहता हूँ, अपने सुहाग को बर्बाद होते नहीं देख सकती। आज फैसला करके रहूंगी। विश्वास करो कि कल फैसला हो जाएगा। गोपाली नहीं आए, बस उन्हीं का इंतजार है। सच जानो, कल फैसला हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना। बहुरानी के मुख से मृत्यु बोल रही थी। वह अपनी जिद पर अडिग रही, जहां तक कि ढलती सांझ के समय तो मालिक ने उन्हें जबरन हॉल में धकेल दिया। मैंने भी उन्हें मंदिर में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। वह महल में ही रही, और जिस परिवार का नमक इस शरीर की रग रग में है, उसकी बर्बादी देखने के लिए मैं भी वही था। सांझ ढल गई। मैंने महल में लालटेनें और फानूस जला दिए। रात का अंधेरा छा गया। मालिक बड़ी बेकरारी से महल में टहल रहे थे। मैं दीवार से सटा सहमा सा खड़ा और बहुरानी कुर्सी पर बैठी थी। कहीं दूर से भैंसे के चिंघाड़ने की आवाज ने एक बार फिर मालिक को चौंका दिया। बासंती, उन्होंने सचमुच बहुरानी के दौड़कर पैर पकड़ लिए। बोले, तुम मंदिर में चली जाओ, सिर्फ आज की रात मंदिर में चली जाओ। हरगिज नहीं जाऊंगी, वह दृढ़ स्वर में बोली। देखो, वह पिशाच है, उससे तुम जीत नहीं सकोगी। नतीजा यह होगा कि आज की रात ही तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे जीवन को दुखी ना बनाओ, मेरी सफलता को कलंकित मत करो। परंतु बहुरानी नहीं मानी। मालिक ने खुशामद की हद कर दी। अंत में मालिक बोले, अच्छा चलो, मैं भी मंदिर में चलता हूँ। परंतु तब तक समय बीत चुका था। मालिक ने यह निर्णय बहुत देर में किया। जब वे बहुरानी का हाथ थामकर आगे बढ़े, तभी पिशाचनी हॉल में प्रविष्ट हुई। दोनों को साथ देखकर पिशाचनी हंसी। तो आज मेरे बंजारे के साथ मेरी सौत भी है। जाओ बहन, वहां चली जाओ जहां मैं नहीं जा सकती। वह हंसती हुई बोली, दिन में बंजारा तुम्हारा है और रात में मेरा। बंजारे, आओ ऊपर चले। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उसके पीछे बहुरानी का हाथ छोड़कर मालिक भी चले। बहुरानी न सहमी न डरी। उनके पीछे वह भी होली। मजबूरन मुझे भी ऊपर जाना पड़ा। ऊपर पहुंचकर वह बुर्ज में जा बैठी। तो मैं भी दीवार से सटा खड़ा रहा। परंतु बहुरानी मालिक के पीछे पीछे ही बुर्ज में जा पहुंची। पिशाचनी क्रोधित नहीं हुई। शांत स्वर में बोली, बड़ी जिद्दी हो बहन, जाओ, वहां चली जाओ जहां मैं नहीं जा सकती। बहुरानी ने कहा, मैं अपने पति को साथ लेकर जाऊंगी। पगली है ना तू बहना, कहा ना दिन में मेरा बंजारा तेरा और तेरा ही रहेगा। बहुत साल भटकी हूँ इसके लिए, रात में यह तेरा साथ ना दे सकेगा। बहुरानी जिद पर अड़ी रही। कुछ देर तो पिशाचनी शांत रही, फिर वह क्रोधित होकर बोली, अगर जिंदा रहना चाहती है, अगर आत्मा के ऊपर शरीर रखना चाहती हो तो चली जा, नहीं तो पगली, तुझे छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। हवा का एक बबूला उठेगा और तुझे समाप्त कर देगा। दोनों अपनी जिद पर अड़ी रही। मालिक बेचारे कभी उसे चले जाने को मनाते, कभी पिशाचनी को शांत करने के लिए कहते, परंतु उनके बुझाए आग ना बुझ सकी जो उस पवित्र नारी के मन में लगी थी, जिसे वह ब्याह कर लाए थे। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं बढ़ूं और बहुरानी को जबरन उठाकर मंदिर में ले जाऊं। तभी मैंने आपकी मोटर की आहट सुनी। सोचा था कि अब सभी कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उतावली में सभी कुछ खराब कर दिया। आपकी ये व्यथा किससे कहूँ सरकार। जिसका नमक खाया उसके लिए कुछ भी तो न कर सका। मैं इस निश्चय पर पहुंचा
कि रंग सिंह का तर्क ठीक है। शायद मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि रंग सिंह का तर्क ठीक है। शायद वह मृत्यु ही थी जो भाभी के मुख से बोल रही थी, अन्यथा बासंती भाभी जैसी संवेदनशील स्त्री का होना कठिन है। मुद्दत बीत गई, आज तक मैं भाभी जी को नहीं भूल पाया हूँ। जलकर खाक हो गई भाभी जी। अब सवाल था धीरज का। अब तक हमने पिशाच सुंदरी के भाग 11 सुन लिए हैं। अब हम सुनेंगे पिशाच सुंदरी का भाग 12 अगले वीडियो में। ओके बाय। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।